हेलो बच्चों, 66वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा जिसके नोटिफिकेशन आ गई और बहुत ही कम समय है। दिसंबर के लास्ट वीक में लेने की संभावना है और वो ले भी लेगा। तो वैसी दशा में आपके पास बहुत कम समय बच जाता है, तो आपको बिल्कुल तैयार होकर ये काम करना होगा। बहुत अल्प समय में आपको तैयारी करनी है। इसमें जितना फैक्ट्स को आप याद कर सकें कोशिश करें। मैं भी प्रयास करूंगा कि आप मैं उसका सहयोग करूं आपको। इसी के तहत मैंने शुरू किया है। वो कई बच्चों ने कहा था पहले टेस्ट सीरीज में कि 4 वाला ऑप्शन है, 5 वाला ऑप्शन बीपीएससी में देता है सर, वो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। उसी को दिमाग में रखते हुए मैंने 5 ऑप्शन वाले ही जिस प्रकार के यूपीएससी में आते हैं उससे शुरू किया। आज जो सेगमेंट है वो भारतीय इतिहास से संबंधित है, लेकिन चूंकि ये इसमें आप कितना बना पाते हो नहीं बना पाते हो, और ये जो होगा वो लाइव से ही होना चाहिए, लेकिन मेरे पास अभी लाइव का ऑप्शंस नहीं है। तो लाइव चैट के जरिए हम इसको कर सकते हैं। तो ये टाइम रखेंगे प्रीमियर करके कि आप इतने बजे आए और आप इसको इसको दें, और उसमें कुछ सेकंड्स मैं 10 सेकंड्स दूंगा आपको सही सवाल जवाब देने के, और उसके बाद मैं लाइव चैट पर ही बताऊंगा कि कौन बच्चे ने सही जवाब दिया, किसी ने नहीं दिया। तो जो हमारा लक्ष्य है वो शायद इससे फुलफिल हो जाएगा। और जो पैरामीटर हैं लाइव क्लासेस के, उसमें उसको जल्दी से जल्दी अवेलेबल कराने के लिए मैं उसके बारे में बाद में बात करूंगा। चलिए मैं शुरू करता हूं। पहला प्रश्न, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियनों के बारे में कहा कि यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी, और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी? क मुर्शीद कुली खां, ख अलीवर्दी खां, ग सिराजुद्दौला, घ मीर जाफर, अंग इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। अब आपके पास 10 सेकेंड है, जल्दी जवाब दें। और अब समय समाप्त होता है, और इसका जो सही जवाब है वो है अलीवर्दी खां। 1740 से 1756 के बीच जो बंगाल का अंतिम शक्तिशाली नवाब था, अलीवर्दी खां इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, भरतपुर में स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? अब इसका जो उत्तर है आपको देना है 10 सेकंड में। इसके ऑप्शन है चूड़ामन, बदन सिंह, सूरजमल, हीरामन और अंगम इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय समाप्त होता है, और इसका जो उत्तर है वो अंगा है, चूड़ामन और बदन सिंह। चूड़ामन और बदन सिंह दोनों मिलकर के किए थे, इसलिए 2 उत्तर हैं इसके, इसलिए अंगा इज द करेक्ट आंसर। सूरजमल जो थे उन्हें जाट जाति का अफलातून कहते हैं। सूरजमल को जाट जाति का अफलातून कहते हैं। अफलातून मतलब प्लेटो। जाट जाति का प्लेटो किसको कहते हैं? सूरजमल को। ये भी प्रश्न आ सकता है, ठीक है। तो आप जो है इसका उत्तर सही उत्तर अंगा होगा, क्योंकि चूड़ामन और बदन सिंह दोनों मिलकर के जाट की स्थापना की थी। तीसरा, रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था? क भंगी मिसल, ख सुकरचकिया मिसल, ग पुलकिया मिसल, घ अहलुवालिया मिसल, अंग इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। अब समय शुरू होता है। अब और इसका उत्तर है, सही उत्तर है सुकरचकिया मिसल। ख इज द करेक्ट आंसर। अब मैं इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। देखिए, वो जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद, जब 10वें गुरु का मृत्यु हो गया, तो गुरु वाली परंपरा खत्म हो गई। इसके बाद जो है
वो कपूर सिंह के नेतृत्व में दल खालसा की स्थापना की गई और इनकी मृत्यु के बाद जस्सा सिंह अहलुवालिया ने इसका नेतृत्व किया और उन्होंने दल खालसा को 12 जत्थों में, उसी जत्था को मिसल कहते हैं, अभी भी देखिएगा सिखों का जत्था कहा जाता है, सिखों का जत्था यहाँ के लिए रवाना हुआ। ये जत्था जो था यही मिसल था। दल खालसा को 12 मिसल में उन्होंने विभक्त कर दिया। जो आधुनिक पंजाब है उसको निर्मित करने का श्रेय सुकरचकिया मिसल को जाता है और वो उसके जो नेतृत्व करता थे उस समय रंजीत सिंह जी, ठीक है। हालांकि संस्थापक चरत सिंह थे, लेकिन रंजीत सिंह जो है वो सुकरचकिया मिसल से बिलोंग करते थे और उन्होंने ही पंजाब, आधुनिक पंजाब को निर्मित करने का निर्मित किया। तो ख इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न, 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना का मुकाबला किसने किया था? ठीक है। अब ये जो ऑप्शन है, क मीर कासिम, ख अजीमुल्ला खां, ग शाह आलम, घ नजीमुद्दौला, अंग इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। अब समय शुरू होता है आपका। अब चौथा का जो उत्तर है वो है अंग, ठीक है। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को ये युद्ध हुआ था। देखिए 22 अक्टूबर 1764, इसको याद रखिए, तिथि भी याद रखिएगा। और इसमें जो अवध का नवाब है अजीमुल्ला खां, मुगल सम्राट शाह आलम और मीर कासिम, इसकी संयुक्त सेना हेक्टर मुनरो के विरुद्ध लड़ी थी। और इसमें हेक्टर जो मुनरो जो है उनकी जो अंग्रेजों की जीत हुई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत आता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है बंगाल के, पांचवा प्रश्न, बंगाल के द्वैध शासन के विषय में इंग्लैंड की संसद में किसने कहा कि मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि विश्व में कोई भी ऐसी सभ्य सरकार नहीं रही जो इतनी लोभी एवं भ्रष्ट रही हो जितना कि भारत में कंपनी की सरकार। ठीक है। अब इसके जो चॉइस है, क लॉर्ड क्लाइव, ख लॉर्ड कॉर्नवालिस, ग लॉर्ड हेस्टिंग, घ वॉरेन हेस्टिंग और अंगा इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। समय शुरू होता है अब। और इसका जो सही उत्तर है वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। ख इज द करेक्ट आंसर। अब द्वैध शासन के समय जो है बंगाल में जो 1770 के आसपास भयंकर अकाल पड़ा था और इसमें वसूली भी हुई थी। इससे ही क्षुब्ध होकर के लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ऐसा कहा था। ठीक है। 6, 1857 की क्रांति को एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी? क वी.डी. सावरकर, ख डॉक्टर एस.एन. सेन, ग आर.सी. मजूमदार, घ बेंजामिन डिज़रायली, अंग इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और इसका सही उत्तर है 6 का घ बेंजामिन डिज़रायली। ठीक है। इन्होंने राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। वी.डी. सावरकर जो है वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस कहा। और आर.सी. मजूमदार का जो स्टेटमेंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। ये तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो पहला ही, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। और एस.एन. सेन ने 1857 नामक पुस्तक लिखी थी। ये सारे इंपॉर्टेंट बनते हैं, कोई ना कोई आता जरूर है। नेक्स्ट, 7वां, निम्न में से कौन सा जनजातीय आंदोलन अविभाजित बिहार में नहीं हुआ था? ठीक है। अब इसका जो सही उत्तर जो है आपको चुनना है, क मुंडा विद्रोह, ख ताना भगत आंदोलन, ग भील विद्रोह, घ पहाड़िया विद्रोह, अंग इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और इसका सही उत्तर है 7 का ग भील विद्रोह। भील विद्रोह जो है वो राजस्थान में हुआ था। ठीक है। बाकी आप मुंडा विद्रोह, ताना भगत विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह, ये तीनों जो विद्रोह है वो अविभाजित बिहार यानी झारखंड में हुए थे। ताना भगत आंदोलन जो है वो छोटा नागपुर में हुआ था
जो यात्रा भगत और बलराम भगत और देवमनिया भगत इसके नेता थे। भील विद्रोह राजस्थान में हुआ, बांसवाड़ा में और डूंगरपुर जगह है वहाँ हुआ था बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध। और पहाड़िया विद्रोह जो है राजमहल की पहाड़ियों में हुआ था 1778 ईस्वी में। मुंडा विद्रोह जो हुआ था वो बिरसा मुंडा रांची के पास 1893 से 1900 के बीच, ये उलान विद्रोह इसको भी कहते हैं। तो जो 7th का उत्तर है ग, भील विद्रोह। नेक्स्ट 8वां, निम्न में से कौन सी प्रमुख विशेषता वुड डिस्पैच की सिफारिश के अंतर्गत नहीं थी? वुड डिस्पैच, ठीक है। तो वुड डिस्पैच जो है जिसको हम लोग मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, आप इसके संबंध में उत्तर सुने। क, उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो, प्राथमिक शिक्षा का माध्यम देशी भाषा में हो। ग, अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण संस्थान खोले जाएं। घ, व्यवसायिक शिक्षा का प्रावधान किया जाए। अंग, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और इसका सही उत्तर है घ, 1854 का वुड डिस्पैच जो है जिसको हम लोग मैग्ना कार्टा कहते हैं, यानी कि इसमें व्यवसायिक शिक्षा का जो प्रावधान किया जाए ये इसका नहीं है। बाकी जो तीनों हैं, उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो, प्राथमिक शिक्षा देशी भाषा में हो और अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण संस्थान खोले जाएं, ये सब वुड डिस्पैच में कहा गया था, 1854 में आया था। और हंटर कमीशन जो है उसका व्यवसायिक शिक्षा पर ये जोर था। रिपन के काल में हंटर कमीशन W. हंटर के नेतृत्व में 1882 में आया था। तो ये घ इज द करेक्ट आंसर। अब हम आते हैं 9वें प्रश्न पर। राजा राम मोहन राय द्वारा कौन कौन से अखबार का प्रकाशन किया गया? क, संवाद कॉमेडी। ख, प्रज्ञा चांद। ग, इंडियन मिरर। घ, सोम प्रकाश। घ, अंग, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और इसका सही उत्तर है बेटा अंग। इसमें से संवाद कौमुदी और प्रज्ञा चांद ये दो अखबार जो है वो राजा राम मोहन राय निकाला करते थे। और तीसरा भी एक है, वो भी जान लीजिए कि तीसरा मिरातुल अखबार वो निकाला करते थे। मिरातुल अखबार मैंने नहीं दिया, तो वो ऑप्शन भी आपको याद रखना है। ये अंग। इंडियन मिरर जो है वो भी जान लीजिए केशव चंद्र सेन ने निकाला था। और सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का निकला है। 10वां प्रश्न, दलितों और पिछड़ों के मंदिर के प्रवेश को लेकर दक्षिण में छेड़ा गया आंदोलन कौन सा था? क, वाइकोम सत्याग्रह। ख, गुरावेयूर सत्याग्रह। ग, हरिजन सेवक संघ। घ, आत्मसम्मान आंदोलन। अंग, इनमें से कोई नहीं। ये दलितों और पिछड़ों के संबंध में चारों आंदोलन है। आत्मसम्मान भी है और हरिजन सेवक संघ भी गांधी जी के द्वारा। लेकिन वाइकोम सत्याग्रह और गुरावेयूर सत्याग्रह, वाइकोम जो इजवा के जो लोग हैं वो नारायण गुरु ने शुरू किया था, इजवा आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, ये मंदिर प्रवेश आंदोलन था। और गुरावेयूर जो है वो के कलप्पन के द्वारा केरल में शुरू किया गया था, ये भी मंदिर प्रवेश आंदोलन था। ऐसे अगर देखें आत्मसम्मान आंदोलन तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट की मूवमेंट्स की बात थी कि आप जो है जो तथाकथित नीची जातियां थी उनके आत्मसम्मान की बात की गई थी और उसके लिए आंदोलन छोड़ा गया था, जो कि E.V. रामास्वामी नायकर के द्वारा 1920 में किया गया था। और गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो 1933 में की थी। तो ये सभी उसी से जुड़े हैं, लेकिन ये दो सत्याग्रह जो है वो मंदिरों के प्रवेश से संबंधित है, इसलिए जो इसका सही उत्तर होगा अंग इज द करेक्ट आंसर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। 11वां, दक्षिण भारत का ताजमहल की संज्ञा किसे दी जाती है? क, राबिया दुरानी का मकबरा। ख, एतमादुद्दौला का मकबरा। ग, निजामुद्दीन औलिया का मकबरा। और घ, जहां आरा का मकबरा। घ, इनमें से अंग होगा। अंग, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है। तो अब इसका उत्तर दें। अब इसका जो उत्तर होगा वो है बीबी का मकबरा, यानी कि राबिया दुरानी का मकबरा,
जो औरंगजेब ने बनवाया था, और ये इसको ताजमहल का फूहड़ नकल भी कहते हैं। उनकी प्रतिकृति है लेकिन घटिया नकल है ये, इसलिए इसको हम लोग बहुत खर्च नहीं किया था उन्होंने। तो क इज द करेक्ट आंसर। भारत का पहला बाग युक्त मकबरा कौन सा है जिसमें बाग लगाया गया था? ये मकबरा पहला कौन सा है? क सिकंदर लोदी का मकबरा, ख हुमायूं का मकबरा, ग शेर शाह का मकबरा, घ नूर अफगन, अंग इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है क सिकंदर लोदी का मकबरा। पहला बाग लगाने वाला मकबरा में सिकंदर लोदी का मकबरा है, वो बना था। अगर आप कहें कि चारबाग शैली में निर्मित कौन सा मकबरा है, तब आपको हुमायूं का मकबरा आएगा। चारबाग शैली नहीं, चारों बीच में मकबरा है और चारों तरफ आप देखेंगे कि बाग लगे हैं, उसको चारबाग शैली कहते हैं। तो तब वो उत्तर होता है ख। लेकिन पहला अगर पूछा है बाग युक्त मकबरा तो सिकंदर लोदी का मकबरा होगा। 13वां, दारा शिकोह की कौन सी रचना उसकी मौलिक कृति थी? भगवत गीता का फारसी अनुवाद, ख वेदों का संकलन, ग मजमाउल बहरैन, घ सिर्रे अकबर, अंग इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। अब इसका जो सही उत्तर है, अब आप जानिए। देखिए, कंट्रोवर्सी हो सकता था इस प्रश्न में, लेकिन इसमें मैंने जो लिखा है वर्ड, उस पर अगर आप ध्यान दें तो ये उत्तर आप लोग बहुत सारे उत्तर इसमें अंगा भी दे सकते हैं, लेकिन इसमें जो उत्तर सही है वो मजमाउल बहरैन होगा। दो समुद्रों का मिलन, मजमाउल बहरैन, ये उनकी मौलिक कृति यानी दारा शिकोह ने स्वयं लिखा है। बाकी जो चीजें हैं वो सब दारा शिकोह से जुड़ी हुई है, लेकिन दारा शिकोह ने इसमें किसी की मदद ली या इन्होंने कोई टीम गठित करके करवाई। ये मौलिक कृति मतलब स्वयं उसके द्वारा लिखित है। बाकी में उन्होंने मदद लिया है, कोई टीम गठित की है और उसके द्वारा करवाए। करवाया शब्द है, इन्होंने किया है, लिखा है, तो इसमें मजमाउल बहरैन ही सही होगा। भागवत गीता का फारसी अनुवाद उन्होंने ही करवाया, वेदों का संकलन भी उन्होंने करवाया, सिर्रे अकबर नाम से जो है वो भी रचना करवाई। ठीक है, भगवत गीता का जो फारसी अनुवाद है वो बहुत चर्चित रहा। तो ये तब अगर होता कि दारा शिकोह से जुड़े हुए रचनाएं कौन सी है, तब आप उसमें अंगा उत्तर देते, लेकिन जब उसकी मौलिक कृति दी तो ग इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम आते हैं 14वें प्रश्न पे। किस मुगल शासक ने चहार तस्लीम की प्रथा शुरू की? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और इसका जो सही उत्तर है वो है शाहजहां। शाहजहां ने उलेमाओं को प्रसन्न करने के लिए सजदा पाबोस की प्रथा को समाप्त कर चहार तस्लीम जो है वो प्रथा शुरू की। सजदा पाबोस जो बलबन ने शुरू किया था, सजदा और पाबोस, उसको उन्होंने खत्म किया। उलेमा जो थे वो नाराज रहते थे इससे। शाहजहां ने उनको भी संतुष्ट करने की कोशिश की और उन्हें चहार तस्लीम कहते हैं, झुक करके सलाम करते हैं, चहार तस्लीम कहते हैं। अभी भी इस्लाम में है, लोग झुक करके सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम करते हैं, तो वो जो है चहार तस्लीम कहलाता। तो ख इज द करेक्ट आंसर। किस मुगल शासक ने रक्षाबंधन के त्योहार मनाने की प्रथा शुरू की? ठीक है, और जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त से एक से अधिक। और इसका सही उत्तर होगा 15 का क। 1612 ईस्वी में जहांगीर ने इसे शुरू किया था और श्रीकांत नामक हिंदू को भी जज नियुक्त किया। फादर जेवियर से ईसाई धर्म की शिक्षा ग्रहण की। जैन संत जो सिद्धि चंद थे उनको नादरे जमा की उपाधि दी। यानी सभी धर्मों को संतुष्ट करने का प्रयास किया जहांगीर ने। रविवार को
अकबर के जो जन्मदिन का था वो रविवार, और बृहस्पतिवार में राज्यारोहण था उसका, तो इन दोनों दिनों पर उसने पशु हत्या पर भी रोक लगा दी थी। इससे हिंदू वर्ग जो है बहुत संतुष्ट था जहांगीर से उस दिन दौरान। ठीक है, तो ये आपका जो सही उत्तर था। अगला प्रश्न, शेरशाह ने किसानों से भूमि के सर्वेक्षण के लिए एक पृथक शुल्क वसूला, जिसे क्या कहते थे? क महसिलाना, ख मुहिबाना, ग जरीबाना, घ कबूलियत, अंग इनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। समय शुरू होता है अब। और सही उत्तर है जरीबाना। जरीबाना जो है वो सर्वेक्षण शुल्क होता था जो 2.5% था, और मुहसिलाना ये कर संग्रह शुल्क था, 5% इसकी दर थी। ठीक है, अब आते हैं 17वें प्रश्न पर। महाराष्ट्र में बाराकरी पंथ की स्थापना किसने की थी? क एकनाथ, ख नामदेव, ग तुकाराम, घ ज्ञानेश्वर, और अंग इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब समय शुरू होता है अब। और सही उत्तर है तुकाराम। हिंदू मुस्लिम एकता पर इन्होंने बल दिया, जन्म से शूद्र थे, शिवाजी के समकालीन थे, और इनकी जो शिक्षाएं हैं वो अभंग के रूप में संग्रहित है। और नामदेव अगर ये भी प्रश्न आता है नामदेव के बारे में, तो इनके भी अभंग में ही संग्रहित हैं। और ये इनके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, ये पेशे से जो पहले ये डाकू थे, और उन्होंने फिर दर्जी वाला पेशा अपनाया था। ठीक है, तो ऐसे अगर देखें तो इन सारे जो चारों जो हैं वो महाराष्ट्र के ही हैं, लेकिन बाराकरी संप्रदाय की संस्थापना में सबसे मुख्य भूमिका तुकाराम ने निभाई थी। किस सूफी, अब अगला प्रश्न, किस सूफी संप्रदाय का सर्वाधिक प्रचार क्षेत्र बिहार और बंगाल में हुआ था? क चिश्ती, ख सुहरावर्दी, ग फिरदौसी, घ नक्शबंदी, अंग इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब समय शुरू होता है अब। अब इसका उत्तर जो है 18 का ग फिरदौसी शाखा। फिरदौस शाखा का बिहार में बहुत प्रचार हुआ। और अगर आप देखें तो आईने अकबरी में 14 सूफी संप्रदायों की चर्चा मिलती है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जो हैं वो चिश्ती संप्रदाय को वो गोरी के साथ आए थे 1192 ईस्वी में। ठीक है, अब आते हैं अगला प्रश्न 19। आमुक्त मालिदम किस भाषा में लिखित है? क संस्कृत, ख तमिल, ग तेलुगु, घ कन्नड़, अंग इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में एक में से अधिक। अब समय शुरू होता है अब। और इसका जो सही उत्तर है वो है ग तेलुगु। ये तेलुगु भाषा में कृष्णदेव राय द्वारा लिखी गई है। बहुत वो विजयनगर के बहुत मशहूर राजा में से थे, बहुत प्रसिद्ध थे, बहुत लिटरेट थे। उनके राजनीतिक विचार इसमें मिलते हैं आमुक्त मालिदम में। ये प्रश्न बहुत आता है एग्जाम में। किस सल्तनत कालीन शासक ने स्वयं को खलीफा का नायब कहा? क बलबन, ख मुबारक खिलजी, ग फिरोज शाह तुगलक, घ सिकंदर लोदी, ग इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। और इसका सही उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। देखिए, इसमें प्रश्न अगर पूछा स्वयं को खलीफा का नायब कहा है तो फिरोज शाह तुगलक होगा, खलीफा का नायब यानी खलीफा के नीचे। स्वयं को खलीफा अगर पूछता तो मुबारक खिलजी होता। ठीक है, ध्यान में रखिए दोनों प्रश्नों को। स्वयं को खलीफा कह दिया मुबारक खिलजी ने, और खलीफा का नायब किसने कहा? फिरोज शाह तुगलक ने। अब आते हैं 21वें प्रश्न पर। अगला प्रश्न, बड़ा मिहिर ने कौन सी पुस्तक लिखी? क बृहत संहिता, ख पंच सिद्धांतिका, ग ब्रह्म सिद्धांत,
घ सूर्य सिद्धांत, अंग इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब समय शुरू होता है अब इसका जो उत्तर होगा वो होगा अंग, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक है इसका उत्तर। बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका ये दोनों बराहमिहिर की लिखी हुई पुस्तक है, और ब्रह्म सिद्धांत और सूर्य सिद्धांत ये आर्यभट्ट के द्वारा लिखित है। ठीक है, ये सब एग्जामिनेशन में बहुत आएगा, क्योंकि अब सरकार की जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें उन्होंने कहा है कि मैथ्स वगैरह जो भी है वो संस्कृत में भी पढ़ाई जाएगी। IIT इंदौर ने निर्णय भी ले लिए, तो ये प्रश्न, इस तरह के प्रश्न आएंगे, क्योंकि ये सब मैथ्स पर लिखी हुई बहुत सारी पुस्तकें हैं संस्कृत में। नेक्स्ट, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है? क एरन अभिलेख, ख भाब्रू अभिलेख, ग रुमिंदई अभिलेख, घ सोहगौरा अभिलेख, घ इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है एरन का अभिलेख। 510 AD में गुप्त काल में गोपराज नामक सेनापति की पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है। गोपराज, ठीक है, एरन अभिलेख में 510 AD। ध्यान में रखिएगा, ये प्रथम सती का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण मिलता है। क इज द करेक्ट आंसर। भाबरू में क्या मिलता है ये भी मैं बता दूं। भाबरू में ये मगध की चर्चा अगर पूछता है तो भाबरू में सर्वप्रथम किस अभिलेख में मिलता है? तो मगध में। रुमिनदेही में क्या मिलता है? तो रुमिनदेही में आप कहिएगा कि जैसे टैक्सेस के, अशोक के कालीन टैक्स के संबंध में जानकारी मिलती है, क्योंकि वहां पे अशोक गया था रुमिनदेही में नेपाल में, और वहां उन्होंने लुम्बिनी में 16 से 18 कर दिया था, टैक्सेस को कम कर दिया था, तो उसका उल्लेख मिलता है। सहगौरा में अकाल का उल्लेख मिलता है, तो सहगौरा में घ रहता तो करेक्ट आंसर होता। तो ये जो चीजें हैं ये अभिलेखों से प्रश्न पूछे जाते हैं, मैंने इसमें डाला, उन समय में आपको बताया। 23वां प्रश्न, गुप्त काल में बिना जोती गई जंगल भूमि को क्या कहा जाता था? क क्षेत्र, ख वास्तु, ग खिल, घ अप्रहत, अंग इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में एक से अधिक। समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है अप्रहत, घ इज द करेक्ट आंसर। क्षेत्र कहते थे खेत के लिए जो उपयुक्त भूमि होती थी उसको क्षेत्र कहते थे। वास करने के लिए यानी कि कहीं निवास करने के लिए अगर घर बनाते हैं उसको वास्तु कहते थे, और बिना जोती गई भूमि को खिल कहते थे। ठीक है, देखिए ये इस तरह के प्रश्न बीपीएससी को बहुत पसंद है, हमेशा पूछता रहता है। 24वां प्रश्न, स्कंद गुप्त ने सुदर्शन झील के पुनरुद्धार का कार्य किसे सौंपा था? क पर्णदत्त, ख चक्रपालित, ग हरिसेन, घ सुविशाख, अंग इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है सौराष्ट्र का जो गवर्नर था पर्णदत्त, उसका पुत्र चक्रपालित को सौंपा गया था ये कार्य। ख इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और अगर हरिसेन का नाम कहाँ आता है? प्रयाग प्रशस्ति में। ठीक है, सुविशाख ये भी जुड़ा हुआ है सुदर्शन झील के पुनरुद्धार से, लेकिन ये पीरियड स्कंदगुप्त का नहीं। ठीक है, नेक्स्ट 25वां प्रश्न, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी ये एक पुस्तक है। ये जो पुस्तक है इसके लेखक अज्ञात हैं, ये भी प्रश्न आता है, एनोनिमस है ये, अब तक इसके लेखक का पता नहीं चला है, लेकिन इससे प्रश्न बहुत आते हैं। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक में पेडोक से किसे संबोधित किया गया है? क अरिका मेडू, ख वेरीगाजा, ग बरबारिकम, घ कालपी, अंग इनमें से कोई नहीं, और उपरोक्त में से एक से अधिक। समय शुरू होता है अब। और इसका उत्तर है अरिका मेडू इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, कालपी जो है वो कोरकई को कहते थे, और वेरी गाजा जो है वो भड़ौच को कहते थे।
ठीक है, ये सब उस समय के सबसे ज्यादा व्यापारिक वाले सी पोर्ट वाले इलाके थे। ठीक है, नेक्स्ट 26वां, साटक नामक विशेष वस्त्र के निर्माण का केंद्र कौन सा स्थल है? क अरिकामेडु, ख मथुरा, ग कौशाम्बी, घ विदिशा, अंग इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। साटक और ये सटका भी कहीं कहीं लिखा रहता है, अभी सटका कहते हैं, साटक उसका पहले नाम था। सटका वस्त्र जो है वो मथुरा के लिए बहुत, मथुरा करना का है, ये वस्त्र बहुत प्रसिद्ध था। ख इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं हम 27वें प्रश्न पर। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर यहाँ से क्या प्राप्त किया था? क बुद्ध का भिक्षा पात्र, ख एक अनोखा कुक्कुट, ग अश्वघोष नामक विद्वान, घ चरक नामक चिकित्सक, अंग इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। समय शुरू होता है अब। और इसका जो सही उत्तर है वो है अंग। उपरोक्त में से एक से अधिक उत्तर इसमें सही है। बुद्ध का भिक्षा पात्र, एक अनोखा कुक्कुट, कुक्कुट कहते हैं मुर्गा को, और अश्वघोष नामक विद्वान, ये तीनों कनिष्क ने प्राप्त किए पाटलिपुत्र से आक्रमण के लिए। चरक नहीं, ठीक है, उस समय के चरक थे, चिकित्सक जरूर, लेकिन ये इसमें उत्तर सही नहीं। ठीक है, तो यानी कि अंग इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न 28, देवकुल की प्रथा किस वंश के द्वारा शुरू की गई? क शक, ख कुषाण, ग हिंद पार्थियन, घ इंडो ग्रीक, अंग इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। और इसका जो सही उत्तर है वो है ख कुषाण। कुषाणों ने मृत राजाओं की मूर्तियां स्थापित करनी शुरू कर दी और उसका पूजा करना शुरू कर दिया। तो ये जो है इसी प्रथा को देवकुल की प्रथा कहते हैं। मृत राजाओं की मूर्ति बनाने की प्रथा को देवकुल कहते हैं, और ये कुषाणों ने शुरू की थी। ठीक है, और अगर संयुक्त शासन की भी पद्धति आए कि राजा के साथ साथ उसका राजकुमार भी मिलकर के शासन करता था, तो इस प्रकार की पद्धति भी आया, तब भी कुषाण ही होगा। नेक्स्ट 29वां प्रश्न, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किसे गूढ़ पुरुष कहा गया है? क जिलाधिकारी, ख नगर न्यायाधीश, ग गुप्तचर, घ सैन्य अधिकारी, ग इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। समय शुरू होता है अब। और इसका जो सही उत्तर है वो है गुप्तचर। गुप्तचर को उसमें गूढ़ पुरुष अर्थशास्त्र में कहा गया है। स्टैबो वगैरह ने तो ओवरसियर और तमाम चीजें हैं वो उसमें कहा है, लेकिन यहाँ पे आप अर्थशास्त्र वाला याद रखिए, गूढ़ पुरुष। ठीक है, नेक्स्ट, किस शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक कहा है? क मास्की, ख भाब्रू, ग गुर्जरा, घ मनसेहरा, और अंग इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। और इसका जो सही उत्तर है वो है मास्की। मास्की जो है, ध्यान में रखिएगा, ये लघु शिलालेख है। मास्की और गुर्जरा आप ध्यान में रखिए। इसमें क्या, मैंने पहले भी बताया है, ये एक ऐसा है मास्की और गुर्जरा जो कि उसमें अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। बाकी जितने अभिलेख मिले हैं उसमें जो 4 अभिलेख मिले हैं लघु शिलालेख, उसी में अशोक का नाम मिलता है। बाकी जो शिलालेख हैं उस सब में देवानाम पियदशी मिला है। और ये जो मास्की, गुर्जरा, निट्टूर और उदयगोलम, ये 4 छोटे ऐसे लघु शिलालेख हैं जिनमें लिखा है अशोका नाम देवानाम पियदशी, यानी कि देवानाम पियदशी कोई और नहीं, अशोक ही है। इस बात की पुष्टि होती है। ठीक है, अब ये रहा बेटा 30 प्रश्न। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को अच्छा भी लगा होगा, कुछ को ज्ञान की प्राप्ति हुई होगी, कुछ लोग जानते भी होंगे, लेकिन कुछ रिवीजन भी हुआ होगा।
मैं इसी प्रकार ऐसे धीरे धीरे प्रश्न को बढ़ाता चलूंगा। पहले 30-30 प्रश्न करके फिर बाद में धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, अभी नहीं, लेकिन इसी तरह स्तरीय प्रश्नों को लेकर के आऊंगा ताकि आपको बीपीएससी की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छे ढंग से हो पाए और आप बहुत तनाव मुक्त रहेंगे। जिस समय एग्जाम रहेगा पीटी का, तो आप लोग बनाएं, अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ें और ताकि हम आपको और से अधिक सेवाएं दे सकें। धन्यवाद।